तो क्वेश्चन राइट डाउन करना, जो क्वेश्चन तुम लोग का पेपर में मेडिकॉन प्लस प्लस का आया वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो राइट डाउन करो क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन। OH CH3 OH CH3 ऑर्थोमेटा पैरा पे दिया था। CH3 CH CH2 CH एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। एसिडिक स्ट्रेंथ हर्षवर्धन 1 2 3 4 सोहम PQRS क्या होगा। PQRS 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 सोहम, ये कौन है, सिद्धार्थ। एक सिद्धार्थ का राइट है, सिद्धार्थ है कि सिद्धांत है, क्या होगा आंसर। एक कनक गिरी का राइट। इसका आंसर होगा, ये रॉन्ग है, SRQP। सबसे ज्यादा एसिडिक एस है, इसका आंसर SRQP है। तो इसका मतलब आगे से जो आंसर निकालना ना तुम उसको उल्टा कर देना, हमेशा उल्टा आएगा। देखो ध्यान दो इधर, है एसिड के लिए
सबसे ज्यादा पहले लिखना था एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो देखो, अब मुझे बताओ CH3 रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू? हाइपर। ये CH2 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू? ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू? ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? किसके थ्रू? प्लस H के थ्रू। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हाइपर कंजुगेशन याद है ना कैसे होता है? कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन? कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, अल्फा H। ये अल्फा H बॉन्ड ब्रेक करता है, निगेटिव होता है, फिर डबल सिंगल निगेटिव रेजोनेंस होता है, यही ना हाइपर कंजुगेशन। डबल बॉन्ड के बाजू में क्या होना चाहिए? अल्फा H होना चाहिए। इस कार्बन दोनों के बीच में बाजू वाले कार्बन पे 3 अल्फा H है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे 3 अल्फा H है, तो ये हाइपर कंजुगेशन करवाएगा। और हाइपर कंजुगेशन जब करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इसके बाद तो रिजोनेंस ऐसा हो जाता है ना, तो ये रिजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस और यहां बॉन्ड बन जाएगा। रिंग पे क्या आया? माइनस। इसका मतलब दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, किसके थ्रू? प्लस H। इसको हाइपर बोलना है, मिजोमेरिक मत बोल लेना। कितना अल्फा H है? ये सेम केस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, डबल सिंगल और अल्फा उसके बाजू वाले कार्बन पे डबल, उसके बाजू वाले कार्बन पे 2 अल्फा H। डबल सिंगल और बाजू वाले कार्बन पे डबल सिंगल और बाजू वाले कार्बन पे, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? नहीं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई करेगा? ठीक है, तो हमने पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें इसका स्टेबिलिटी चेक करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए क्या है? सही बात नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही परेशान है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन अनस्टेबिलिटी में भी हमें क्या ढूंढना है? स्टेबिलिटी। उनमें कौन ज्यादा स्टेबल है तो सब अनस्टेबल करेगा, लेकिन इनमें स्टेबल कौन है? तो चलो देखते हैं। अब ये इंडक्टिव ज्यादा भारी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है या हाइपर कंजुगेशन? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा? हाइपर। इसका मतलब इसमें कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा, होगा ना। अब हाइपर में 3 हाइपर है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां सप्लाई होगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां सप्लाई होगा? यहां, जहां अल्फा H ज्यादा है। मोर अल्फा H मोर हाइपर कंजुगेशन, मोर अल्फा H मोर हाइपर कंजुगेशन। और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ 3 अल्फा H है,
इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा सप्लाई करेगा। इसमें 2 अल्फा एच है, कम सप्लाई करेगा, इसमें 1 है और कम करेगा। तो मान लेते हैं इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ, तो इसमें हम 800 इलेक्ट्रॉन सप्लाई मान लेते हैं, इसमें हम 600 मान लेते हैं, और ये तो इंडक्टिव है तो इसको हम 400 मान लेते हैं, क्योंकि इंडक्टिव के द्वारा कम होता है। तो सप्लाई, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना अच्छा बात नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और ये भी अनस्टेबल ही है, लेकिन उनमें क्या होगा, स्टेबल होगा ना। तो सबसे स्टेबल कौन है, और जो स्टेबल होगा वही एसिडिक ऑर्डर होगा। ये कम सप्लाई कर रहा है, तो सेकेंड नंबर पे आएगा आर। ये और कम मतलब ये थोड़ा ज्यादा कर रहा है, तो उसके बाद आएगा ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा सप्लाई कर रहा है, मतलब ज्यादा अनस्टेबल है, तो पीछे जाएगा। और यही अनस्टेबिलिटी बताएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गया ना। SrQp लिख लो इसको। हो गया ना आंसर है, कोई डाउट है, राइट डाउन कर लिए, राइट डाउन हो गया क्या। यही सब क्वेश्चन नीट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना चीजें समझे तुरंत तुरंत दिमाग में आ जाए कि ये इफेक्ट लग रहा है, इस पे ये इफेक्ट लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, इस पे ये लग रहा है, तुरंत आंसर निकल के आएगा। क्या होगा आंसर, एस सिद्धार्थ, जयेश, ऋषभ, मोहम्मद अली, प्रथमेश, कनकगिरी, SrPQ 4321, RsPQ। क्या होगा आंसर, SrPQ होगा, SrPQ। एक दो का आंसर मैच कर रहा है, तो देखते हैं। पहले हम कंजुगेट बना देते हैं, कौन सा आंसर होगा, एक्सप्लेन करो। यहां पर क्या होगा, कंजुगेट, यहां पर क्या होगा, कंजुगेट बना देंगे। अब इस पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ये कैसा ट्रीट हो रहा है, प्लस H, तो इसको और अनस्टेबल कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये खींचेगा
तो ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, माइनस माइनस आई ना, क्यों क्यों माइनस आई होगा, ये इसके मेटा पोजीशन पे है ना। अगर रिजोनेंस करवाएंगे तो क्या इसका इफेक्ट आ पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि मेटा पे ये कैसा ट्रीट हो रहा है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अच्छा या डोनेटिंग अच्छा, और मान लो घर में पानी भरा हुआ है और पड़ोसी 2 बकेट ला के और डाल दे, तो परेशानी बढ़ेगी घट जाएगा, ये खुद परेशान है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ऊपर से क्या कर रहा है, डोनेट, तो इसकी परेशानी और बढ़ जाएगी ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अच्छा, विड्रॉइंग में 2 है, पी क्यू आर एस, आर और एस विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है, तो सबसे पीछे जाएगा पी क्यू आर और एस, आर एस पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। अब आर और एस में ये माइनस आई के द्वारा हेल्प कर रहा है, मतलब घर में पानी भर गया है तो ये निकालने का काम कर रहा है, और ये भी घर में पानी भर रहा है तो ये भी निकालने का ही काम कर रहा है, लेकिन ये बकेट से निकाल रहा है तो ये बोर लगा के निकाल रहा है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा ना, मतलब ये ज्यादा इसको हेल्प करेगा। तो क्या हो जाएगा, एस आर, क्लियर है, डाउट नहीं है ना। तो ये बताओ ऑर्थो इफेक्ट याद है कि भूल गए तुम लोग, ऑर्थो इफेक्ट याद है या भूल गए, या चलो अब एक क्वेश्चन और बनाओ, जब याद होगा तब तो भूलोगे। लॉकडाउन में थोड़ा भी नहीं, सो जाते थे क्या पढ़ते पढ़ते। इसमें बताना पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस, इस पे एक क्वेश्चन हर साल नीट में रहता है एसिडिक के ऊपर, मतलब आना मस्ट है। पी चलो देखते हैं, अहमद अली सिद्धांत, सोहम, हर्षवर्धन, क्या होगा, कंजुगेट बना देंगे,
अब ये डबल सिंगल नेगेटिव रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल इधर भी रेजोनेंस है। ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो किसके द्वारा करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस, तो यहाँ प्लस लगाएगा ना, इसके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। ये क्या करेगा? किसके द्वारा? माइनस, तो इसके लिए बेनिफिशियल है ये क्या करेगा? किसके द्वारा? तो ये अनस्टेबल कर देगा इसको, इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो विड्रॉइंग वाला बेटर है ना, यानी P एंड Q ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद किसका आएगा? एस, क्योंकि एटलीस्ट इसमें डोनेट करने वाला तो नहीं है ना, इसमें डोनेट करके इसको अनस्टेबल बना देगा। अब P और Q में चेक करना है, तो दोनों में -m लगा हुआ है। तो -m जब लगा हुआ है तो हम अब दोनों का पावर चेक करेंगे, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है, ग्रुप अलग अलग है, तो हम पावर चेक करेंगे। किसका पावर ज्यादा है? इसका पावर ज्यादा होता है, वो लिखवा के दिया था मैंने, इसलिए P का ज्यादा हो जाएगा, PQSR होगा। कोई डाउट नहीं है ना? तो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, जो कि थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड है। तो फिनॉल के केस में हमने बोला था एक हम लॉजिक ऐसी लगाते हैं, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह दे दिया जाता है, तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ता है। बेंजनोई के केस में हम ऑर्थो इफेक्ट वगैरह चेक किया करते हैं। तो एक बार तुम क्वेश्चन करो, और नहीं आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। तो दो तिकड़म यहाँ पर कभी कभी बीच बीच में डालता है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला और एक ऑर्थो इफेक्ट वाला। तो पहले बनाओ, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन है, यहां पर है बेंजोनोइक एसिड, और यहां लगा हुआ है CH3। यहां पर है बेंजोनोइक एसिड और यहां लगा हुआ है CH3। यहां लगा हुआ है बेंजोनोइक एसिड और यहां लगा हुआ है CH3। यहां लगा हुआ है बेंजोनोइक एसिड, केवल बेंजोनोइक है। अब इसमें बताना है किसका एसिडिकेशन ज्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। बताओ, क्या आंसर आया? QRP,
एस चेक कर रहा हूं। चलो क्या क्या आंसर आया? हर्षवर्धन SQRP PSRQ अंकिता SP। हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे ज्यादा किसका होगा? एस का। सबसे ज्यादा एस का होगा ना? देखो अब यहां पर हम कंजुगेट बना देंगे। ये इसको इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू? इसको हम कंजुगेट बना देंगे। इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू डोनेट करेगा? क्योंकि ये मेटा पे है, यहां हम कंजुगेट बना देंगे। किसके थ्रू डोनेट करेगा? यहां हम कंजुगेट बना देंगे। कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा बात नहीं है इसके लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? उसके बाद ये प्लस H है और ये प्लस H है और ये प्लस I है। ये कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये प्लस H है और ये प्लस H है, तो हम इसमें क्या चेक करेंगे? क्योंकि दूसरा इफेक्ट प्लस I लगता है, इसमें भी प्लस I लगेगा, लेकिन प्लस I जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये इसको पास में रह के क्या करेगा? इसको अनस्टेबल बनाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने से इसको अनस्टेबिलिटी आएगा, और ये दूर रह के इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो पास वाला ज्यादा सप्लाई करेगा तो ये अनस्टेबल ज्यादा होगा। ये भी अनस्टेबल होगा, लेकिन अनस्टेबल में स्टेबल ज्यादा होगा। कोई डाउट है? नहीं है ना? तो हम बोले थे ऑर्थो इफेक्ट लगाना है। आंसर तुम्हारा लॉजिक सही है, लेकिन आंसर थोड़ा सा गलत है। मतलब लॉजिक वही लगेगा, बिल्कुल सही लॉजिक लगा है, लेकिन आंसर यहां पर ये आएगा PSQR। इस P को सबसे पहले नंबर पे ला देना है। अब क्यों? तो ध्यान दो, इधर ध्यान देना। अगर ये केस होता किसका? OH के केस में, और ऐसा लगा रहता, ये आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कल भी क्वेश्चन दिए थे OH लगा के, इसके जगह पर OH लगा दूं, OH लगा दूं, OH लगा दूं, OH लगा दूं, यही आंसर आएगा। लेकिन COH के केस में यानी कार्बोक्सिलिक लगाते ही आंसर चेंज हो जाता है। अब ध्यान से सुनना क्यों? क्योंकि लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हालांकि ऑर्थो इफेक्ट SIR इफेक्ट पढ़ा चुका हूं, तो ध्यान से सुनना। होता क्या है, ज्यादा हम केस बेंजोनोइक लेते हैं, फिनॉल नहीं लेंगे। जो बल्की ग्रुप होगा वही लिया जाता है, जो बल्की ग्रुप है वही लिया जाता है। इसीलिए फिनॉल के केस में नहीं चेक किया जाता है, ये केवल इसके केस में चेक किया जाएगा। यहां पर है CH3, कोई दूसरा भी ग्रुप रहे तो चलता है, बस उसमें बल्कीनेस होना चाहिए। फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, वो भी चलता है। CH3 रहे, C2H5 रहे, वो भी चलेगा। होता क्या है, ये डबल, सिंगल और डबल रिजोनेंस हो रहा है। डबल, सिंगल और ये डबल रिजोनेंस हो रहा है, इसके वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन आ रहा है। अब ये जो रिजोनेंस होता है वो रिजोनेंस सेम प्लेन में होता है,
यानी रिजोनेंस अकर इन सेम प्लेन, यानी ये वाला रिंग और ये वाला सेम प्लेन में है, ये sp2 है और ये भी प्लेन में है, यानी जैसा ये वैसा ये है। ठीक है, अब होता क्या है, इस ग्रुप के अंदर अगर ये ग्रुप ऑर्थो पे प्रेजेंट होगा तब, मेटा और पैरा पे नहीं। अगर ऑर्थो पे है, इसलिए तो ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, इसको SIR इफेक्ट बोलते हैं। ऑर्थो पे अगर रहा तो इनमें स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, साइज की वजह से दोनों में रिपल्सन हो जाता है, और जैसे रिपल्सन होता है वैसे ये जो है यहां पर जो ये वाला ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। देखो कैसे, मान लो ये बेंजीन रिंग है, ये इस प्लेन में है, पहले ये ऐसे था, समझ में आ गया, दोनों सेम प्लेन में है और रिजोनेंस हो रहा था, लेकिन बल्कीनेस के वजह से ये ऐसा अपना फ्लिप मारता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ऐसे पहले ऐसे था, अब बल्कीनेस की वजह से ये ऐसे चला गया, पहले ऐसे था दोनों, अब ये ऐसे आ गया। समझ में आ गया ना, ये कैसे हो गया ऐसे, या ऐसे सोच सकते हो कि दोनों ऐसे था, अब बल्कीनेस की वजह से ये ऐसे हो गया, फ्लिप मार दिया। समझ में आ गया, तो हम यहां लिखेंगे कि ड्यू टू बल्की ग्रुप, ड्यू टू बल्की ग्रुप ये क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। क्या चला जाता है, ड्यू टू बल्की ग्रुप स्टेरिक रिपल्सन होता है, और स्टेरिक रिपल्सन की वजह से कहां चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। सब पहले जीओसी में बता चुका हूं, यानी कि फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, ये जो रिवीजन बता रहा हूं जीओसी में सब बता चुका हूं। ड्यू टू बल्की ग्रुप स्टेरिक रिपल्सन होता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या होगा, रिजोनेंस रुक जाता है, रिजोनेंस स्टॉप हो जाता है, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी इसको रिंग से कोई लेना देना अब नहीं रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। स्टेरिक मतलब रिपल्सन, स्टेरिक इनहिबिटेशन मतलब रुकावट, रिजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस में रुकावट डाल दे रहा है। तो ड्यू टू बल्कीनेस, और ये ज्यादा हम बेंजोनोइक एसिड के केस में चेक किया करते हैं, क्योंकि ये बल्की और ये बल्की, तो ये OH के केस में नहीं चेक करेंगे। तो बल्कीनेस के वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और इनके बीच में रिजोनेंस स्टॉप हो जाता है, क्योंकि पहले ये ऐसे था और ये ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो रिजोनेंस इनके और इसके बीच में रुक जाता है। तो हम इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस में रुकावट डालना, किसके वजह से, स्टेरिक के वजह से, रिपल्सन के वजह से, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये तो हुआ ऑर्थो इफेक्ट। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके बेनिफिट होगा या लॉस है, ये आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या एसिडिक, ये आउट ऑफ प्लेन जाने से इसको बेनिफिट मिला या लॉस हुआ है, तो हम इस चीज को अब ध्यान देंगे। तो ये आउट ऑफ प्लेन गया तो रिजोनेंस इसके बीच में होगा, डबल सिंगल और निगेटिव। ये तो आउट ऑफ प्लेन में, इनमें नहीं होगा ना, इसमें तो होगा ना, डबल सिंगल और निगेटिव में तो होगा ना। ये डबल बॉन्ड यहां बनेगा, निगेटिव यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड फिर यहां बनेगा, निगेटिव यहां जाएगा। तो रिजोनेंस इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा। और अब जो रिजोनेंस होगा, पहले जो रिजोनेंस होता था वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता था, यानी डिफरेंट एलिमेंट के बीच में होते थे। अब जो रिजोनेंस होगा वो सेम एटम के बीच में होगा, ऑक्सीजन और
ऑक्सीजन के बीच में। और जब सेम एटम के बीच में रेजोनेंस होता है तो उस केस में उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हियर रेजोनेंस, ये इसका ऑर्थो इफेक्ट का रिजल्ट है। हियर रेजोनेंस विल ऑकर बिटवीन टू सेम एटम ऑक्सीजन, और दैट्स वाई इट बिकम मोर स्टेबल। और ये हाईली स्टेबल हो जाता है। उस केस में यहां पर प्लस एच बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन जाने से प्लस एच नहीं बोलेंगे। तो हियर रेजोनेंस विल बी अकर बिटवीन सेम एटम ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए रेजोनेंस क्या हो जाएगा, उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, तो ऑर्थो इफेक्ट लगने से क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। तो दो बातें हैं, एक बात तो वो है कि स्टेरिक ऑर्थो इफेक्ट किसको बोला जाता है, और दूसरा बात ये है उसका इफेक्ट क्या लगेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, तो बेनिफिट हुआ है। ऑर्थो इफेक्ट लगने से फायदा हुआ है, क्योंकि ये रेजोनेंस अपने के बीच में ही हो रहा है और इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। इसीलिए पी जो तुम लास्ट में बोल रहे थे वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते इसको, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। एक होता है SIP इफेक्ट, वो भी जीओसी में पढ़ा चुका हूं। तो ये जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आएगा ना तो फिर उसको वहां पर रिवाइज करवाएंगे, बेसिक कैरेक्टर चेक किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑर्थो इफेक्ट कब लगाना है, ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल के केस में लगाओगे क्या, नहीं, कार्बोक्सिलिक के केस में ज्यादा लगाया जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक खुद एक बल्की है, COO माइनस एक बल्कीनेस ग्रुप है, इसलिए ज्यादा हम इस केस में सोचते हैं। और अमाइन वगैरह केस में वो SIP देखा जाता है, वो बेसिक के लिए देखा जाता है। तो OH के केस में हमने ये सब बात भी नहीं किया था। OH इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ OH रहता ना तो ये आंसर करेक्ट था, लेकिन COOH रहते ही आंसर चेंज हो गया है। अगर इसके जगह पे OH रहता तो बिल्कुल ये आंसर करेक्ट था, लेकिन COH आने के बाद ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आंसर चेंज हुआ है। समझ में आ गया। चलो तो अब हेडिंग डालो। तो ये हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ही एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह, तो मैं इतना ही, रोज एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम्हें। हालांकि जीओसी में सब बता चुका हूँ, लेकिन एक बार बताने में ऑनलाइन बताया था मैंने, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन रोज डिस्कस कर देंगे हम। नेक्स्ट लिखो, अब फिनॉल में जो मेन रिएक्शन है रायमंड टिमन का है, तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हम फिनॉल के लिए देख रहे हैं। राइट डाउन हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मान लो फिनॉल पे OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, तो वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है। अगर फिनॉल बेंजीन रिंग पे OH लगा दिया जाए तो वो रिंग को एक्टिवेट करेगा या डीएक्टिवेट करेगा, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा। हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम चैप्टर फिनॉल पढ़ रहे हैं तो फिनॉल के लिए रिगार्डिंग देखेंगे। अब फिनॉल में लगा हुआ है यहाँ OH और यहाँ अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का। तो हम एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहे हैं? अगर ये ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, एक तो मान लो नॉर्मल रिंग है, तो रिंग के ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, नो डाउट। मान लो यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉन है अभी, और कोई इसके ऊपर ग्रुप लग गया और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। सप्लाई करने से मान लो 200 इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रुप ने बढ़ा दिया, तो अब टोटल इसके पास कितने हो गए? 700। तो इसके लिए अब हम अटैक अगर हम सोचेंगे, अब एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इस पे अटैक मारेगा। अगर यहाँ पर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, 500 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है जिस पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, और मान के चले कि 200 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया है और इसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा, तो इस पे ज्यादा अटैक करेगा कि इस पे ज्यादा अटैक करेगा? हमारा आंसर होगा इस पे ज्यादा अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसको उस एरिया में अटैक मारता है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिच होता है। तो यहां तो 500 इलेक्ट्रॉन है और यहां कितने? 700 है। तो इसका रिएक्टिविटी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका मतलब ये ग्रुप इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे? उसको और एक्टिवेट कर रहा है, मतलब रिएक्शन के लिए जल्दी से रिएक्शन करवा रहा है, इसलिए हम एक्टिवेट नाम लेते हैं। तो एक्टिवेट का मतलब और कुछ होता नहीं है। एक्टिवेट मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए और क्या कर रहा है? एक्साइटेड कर रहा है इसको कि जाओ तुम रिएक्शन करो। जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा उतना ही ये रिएक्शन इससे जल्दी करेगा, इसलिए इसको एक्टिवेटिंग बोल दिया जाता है। अगर ये खींचता तो डीएक्टिवेट करता, मतलब रिएक्शन को स्लो कर देता। तो अब ये फिनॉल जो है लगा हुआ है, तो फिनॉल के वजह से यहां पर लोन पेयर है, तो डबल, सिंगल और लोन पेयर रिजोनेंस होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, यहां प्लस और यहां माइनस। इस प्लस, अब प्लस आने का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, तो इस लोन पेयर में वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिंग पे क्या आ गया? माइनस। तो OH एक्ट एज ए एक्टिवेटिंग, मतलब इसके लिए और अच्छा हो गया, अटैक करना इसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये उस एरिया में अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना इस एरिया को, इस एरिया में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये जल्दी से अटैक मार लेगा। समझ में आया क्या? तो ये रिजोनेंस के द्वारा इसको एक्टिवेट बोला जाता है कि तुम इसको रिएक्शन के लिए और एक्साइटेड कर रहा है, तुम जाओ रिएक्शन करो उसके साथ। और ये माइनस इसके बाद आफ्टर रिजोनेंस कहाँ क्रिएट होगा? फिर यहाँ पर यहाँ होगा माइनस, यहाँ आएगा, मेटा पे नहीं आएगा नेगेटिव, फिर रिजोनेंस होगा, माइनस यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यानी नेगेटिव यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। यानी ये कौन सा पोजीशन को चुनेगा अटैक करने के लिए? ऑर्थो और पैरा। क्यों उस पोजीशन को चुना? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। यानी जब ये एक्टिवेट कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, यानी ये प्लस M है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो किस पोजीशन को ज्यादा एक्टिवेट करेगा? ऑर्थो और पैरा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए सुटेबल जगह कहां है? ऑर्थो और पैरा। तो पहला पॉइंट लिखना, इन फिनॉल OH act as a activating group. In phenol, OH act as a activating group. OH act as a activating group which supply electron to benzene, which supply electron
टू बेंजीन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, बाय मेसोमेरिक इफेक्ट at the ortho and para position, at the ortho and para position, at the ortho and para position, which is suitable for, which is suitable for, which is suitable for electrophile, which is suitable for electrophile। तो आगे लिखना OH, OH is known as ortho para directing group, OH is known as ortho para directing group, OH is known as ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हम रिएक्शन देखेंगे तो पहला हेडिंग डालना हेलोजिनेशन, पहला हेडिंग डालना हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। तो तुम लोग याद होगा एरोमेटिक में लिखवाया था मैंने, ब्रोमीन का अटैक करवाते थे एक CH2 में और एक वाटर में, तो वाटर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम यहां लिखेंगे फिनॉल, फिनॉल प्लस Br2 और किसके प्रेजेंस में ही इसको रिएक्शन करवाएंगे CH2, CH2 या क्लोरोफॉर्म CaCl3, ठीक है, और 273 केल्विन टेम्परेचर आता है। तो यहां पर ये मिलता है Br प्लस, अब ये प्लस जो है, अब ये जो है OH ऑर्थो पे, क्योंकि इसको नेगेटिव यहां क्रिएट करेगा आफ्टर रेजोनेंस, और कहां क्रिएट करेगा पैरा पे, इट बिकम, इसको हम बोल देंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, या नंबरिंग करके लिख देंगे 1 to 2 ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो अटैक और पैरा अटैक, कोई डाउट नहीं है। अगर यही रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमें करवाना होता इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या पोलर प्रोटिक, मतलब पोलर भी हो और प्रोटिक, प्रोटिक मतलब जो H प्लस को रिलीज करे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस केस में ये इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि एक ही बार में ये ऑर्थो और पैरा सब पे अटैक कर लेता है, ये मोर रिएक्टिव करवा देता है। ये लिखवाया था मैं तुम लोगों को बेंजीन जब पढ़ा रहा था, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना सल्फोनेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे हेलोजिनेशन, हेलोजन का अटैक करवा रहे हैं। नेक्स्ट लिखना सल्फोनेशन, तो फिनॉल लिखो प्लस कंसंट्रेटेड, ये सब पढ़ाया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो, फिनॉल लिखो और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो। फिनॉल लिखेंगे हम और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है? H SO3, इस पे अटैक मारेगा
ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, है SO3, कहीं कहीं बुक में SO3 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है। तो यहाँ कहाँ अटैक मारेगा, ऑर्थो पे SO3H, और यहाँ क्या अटैक मारेगा, पैरा पे। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम बताओ। अब इस दोनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, SO3H है, क्योंकि इसका स्थान कार्बोक्सिलिक के बाद ही आता है, तो ये मेन है। तो इसका नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, और 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, बेंजो सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजो सल्फोनिक एसिड, या सल्फोनिक एसिड भी लिखते हो तो चलता है। इसमें भी वही है नंबरिंग, यहां से 4 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। चलो कल आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, कल नाइट्रेशन पढ़ाएंगे और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ाएंगे, राइमंड टीमन पढ़ाएंगे, कोल्बे पढ़ाएंगे, गेटरमैन, कल लगभग हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।